हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 5 जून को होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख के जाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने रामबाण क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूटन का तीसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है जड़त्व के सिद्धांत पर है, ऑप्शन बी है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर है, ऑप्शन सी है क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर है, और ऑप्शन डी है बलागुण के सिद्धांत पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, पाचन तंत्र में अम्ल का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है आमाशय, ऑप्शन सी है बड़ी आंत, और ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पाचन तंत्र में अम्ल का निर्माण करता है अग्नाशय। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित शब्द का चयन करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से मोची का संबंध है चमड़े के साथ में, उसी प्रकार से दर्जी का संबंध के शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि मोची का संबंध चमड़े के साथ में कैसे है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए मोची का संबंध चमड़े के साथ में कैसे है, तो जो मोची होता है इसका कार्य होता है कपड़े का। अब उसी प्रकार से हमें यहां पर बताना है कि दर्जी का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई जिस प्रकार से मोची का संबंध है चमड़े के साथ में, उसी प्रकार से दर्जी का संबंध हो जाएगा कपड़े से, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा कपड़े। अब हमें देखना है कि कपड़े शब्द किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है कपड़े शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता
गया है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके, जीएस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई आपको लगभग 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग 8000 क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो एग्जाम से पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई एग्जाम के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, वैदिक काल के लोगों की मुख्य आजीविका क्या थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वैदिक काल के लोगों की मुख्य आजीविका थी कृषि। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता करना है कि 7 से यहाँ पर 46 कैसे बना है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि 7 से यहाँ पर 46 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि 11 से यहाँ पर 118 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है। तो वो देखिए यहाँ पर देखिए 7 से यहाँ पर 46 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 7 का किया गया है स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। अब 49 से 46 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 49 में से -3 किया गया है। तो 49 में से -3 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 46। और यहाँ पर देखिए 46 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 11 से यहाँ पर 118 कैसे बना है, या फिर इसी प्रकार से बना है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 11 का करेंगे स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 11 का स्क्वायर होता है 121। और देखिए यदि हम 121 में से क्या करें, -3 कर दें तो यहाँ पर बच जाएगा 118। और ध्यान से देखिए 118 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि उस संख्या का हम सबसे पहले तो स्क्वायर कर दें, और जो संख्या है उसमें से -3 करने पर यहाँ पर 78 बन जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या 9 रख दें तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें, 9 का पहले स्क्वायर करें। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81। और यहाँ पर देखिए यदि हम 81 में से -3 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 81 में से -3 कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 18। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 9। और 9 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन तत्व की कमी से, ऑप्शन बी है कैल्शियम तत्व की कमी से,
ऑप्शन सी है फास्फोरस तत्व की कमी से और ऑप्शन डी है आयोडीन तत्व की कमी से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि आयोडीन तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, एड्स रोग किस वायरस से होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एड्स रोग होता है HIV वायरस से। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि रॉकेट किस सिद्धांत या किस नियम पर कार्य करता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रॉकेट न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर कार्य करता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। ये प्रश्न RRB ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर भी पूछा गया था। 2022 के अंदर पूछा गया था कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और हमने इस क्लास के अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपसे पूछा गया है कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का लक्षद्वीप ये प्रवाल निर्मित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इससे भी बेहतर सूचना है क्या मेरे भाई, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नेम से, और उस यूट्यूब चैनल पर रोजाना सुबह हमने मेरे भाई टाइम चेंज कर दिया है। अब रोजाना सुबह आपको 9:15 पर क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट देने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है मिशन टारगेट क्लासेज वाले को, ठीक है। उस पर आपको रोजाना 9:15 पर मॉक टेस्ट मिलेगा ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो इस मॉक टेस्ट को आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इस मॉक टेस्ट के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए प्रिंट करना, ऑप्शन बी है स्कैन करना, ऑप्शन सी है डेटा प्रोसेस करना और ऑप्शन डी है डेटा स्टोर करना। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सीपीयू का मुख्य कार्य होता है डेटा प्रोसेस करना। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। तो मेरे भाई याद रखना, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और इसी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है जस्ता और ऑप्शन डी है कोबाल्ट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 3रा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक होती है? ऑप्शन ए क्लोरीन की, ऑप्शन बी है आर्गन की, ऑप्शन सी है सल्फर की और ऑप्शन डी है स्कैंडियम की। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से जो स्कैंडियम तत्व है मेरे भाई, इस स्कैंडियम तत्व की जो परमाणु संख्या है ये कैल्शियम की तुलना में अधिक है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वांडीवास का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मेरे भाई ये प्रश्न भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि वांडीवास का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वांडीवास का युद्ध वर्ष 1760 में लड़ा गया था। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था महमूद गजनवी ने। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक है ब्यूटेन। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए यानी कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य की त्वचा में रंग देने वाला रंजक क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य की त्वचा में रंग देने वाला रंजक कहलाता है मेलेनिन। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम के लिए 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं आपके एग्जाम के अंदर इन 8000 क्वेश्चनों में से लगभग 80% क्वेश्चन इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पालघाट दर्रा मेरे भाई नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके, जीएस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई आपको लगभग 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग 8000 क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो एग्जाम से पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई एग्जाम के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्न में से व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है पोटेशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है ब्लीचिंग पाउडर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और मेरे भाई जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17+ क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।